नमस्कार, मैं हूं कैप्टन डॉक्टर अरुण शहरिया, एसोसिएट प्रोफेसर जियोग्राफी और एनसीसी प्रभारी। दोस्तों, हमारे महाविद्यालय में प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी और साक्षात्कार की भी निःशुल्क तैयारी करवाई जा रही है। महाविद्यालय में श्रेष्ठ प्रोफेसर और विभिन्न अधिकारीगणों द्वारा श्रेष्ठ स्तर की तैयारी करवाई जा रही है, जिसके के परिणाम बहुत अच्छे आए हैं। और इसी सिलसिले में, इसी निःशुल्क तैयारी के सिलसिले में आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि सेना से संबंधित है। और एनसीसी कैडेट हो, चाहे पुलिस के व्यक्ति हों, चाहे सेना से संबंधित सैनिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति हों, वो जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो उनसे सेना के संबंध में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं इंटरव्यूज़ में भी, और साक्षात्कार जब होता है तो उसमें काफ़ी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो काफ़ी कई बार मुश्किल पेश आती है। इसी परेशानी को दूर करने के लिए आज का हमारा ये वीडियो है, जिसमें कि हम सेना से संबंधित कुछ आपकी भ्रांतियाँ दूर करेंगे और कुछ नई जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे जो कि इंटरव्यूज़ वगैरह में पूछी जाती है। तो आज की जो इस वीडियो है, इसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मिलिट्री, पैरामिलिट्री फोर्स, आर्मी और सीएपीएफ में अंतर क्या है और ये क्या चीज़ें हैं, इनमें क्या भिन्नता है। बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कई बार लोगों में कि आर्मी और मिलिट्री एक ही है। आप अगर देखें ध्यान से तो जो मिलिट्री है, मिलिट्री उस देश की सेना को कहा जाता है, उस देश की कुल जो सेना है उसको कहा जाता है। शुरुआती दौर में जब सिर्फ पैदल सेना ही थी और लड़ाइयाँ केवल थल में हुआ करती थी और स्थल भाग पर हुआ करती थी, उस समय पूरी सेना को आर्मी कहा जा सकता था। लेकिन आज के दौर में जब हम नेवी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जल पर हमारा युद्ध हो रहा है, हमारा युद्ध वायु में होता है, हम पनडुब्बियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं और तरह के कई अस्त्र शस्त्र इस्तेमाल कर रहे हैं, तब थोड़ी सी परिभाषा चेंज हो जाती है। जहाँ तक मिलिट्री शब्द का सवाल है, मिलिट्री में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये तीनों सेनाएं आती हैं और इन तीनों सेनाओं को मिला करके हमारे देश की मिलिट्री बनती है। ये मिलिट्री आ गई, इसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स आती हैं। ये मिलिट्री जो है ये सीधे रूप में एमओडी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है, रक्षा मंत्रालय के अधीन आती है। और मिलिट्री का प्रमुख काम क्या है? मिलिट्री का प्रमुख काम क्या है कि बाहरी खतरों से देश की रक्षा करना, देश की सीमाओं की सुरक्षा करना, और जो बाहरी संकट होते हैं, बाहरी खतरे होते हैं देश के बाहर से, उनसे देश को बचाना, देश की रक्षा करना, इन फोर्सेस का काम है, जो कि मिलिट्री कहलाती है। इसी मिलिट्री का जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो आर्मी है, जिसे हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं। इसी में मिलिट्री, पैरामिलिट्री और सीएपीएफ में अंतर पूछा जाता है कई बार। मिलिट्री, जैसा कि आपको बताया कि उसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स आती हैं और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय के अधीन आती हैं। इसी प्रकार से सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय के अधीन आती हैं। कई बार, कई जगह पर इनको भी हम लोग पैरामिलिट्री फोर्सेस में शामिल कर लेते हैं। हालांकि इनकी एक अलग कैटेगरी बनी है जिसे कि सीएपीएफ कहा जाता है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस कहा जाता है। और ये फोर्सेस जो हैं ये गृह मंत्रालय के अधीन आती हैं। दूसरे प्रकार, जो तीसरा प्रकार है, जिसमें कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और एसएसबी शामिल हैं। इनके काम क्या है हम आगे बात करेंगे। तीसरी कैटेगरी है पैरामिलिट्री फोर्सेस, अर्धसैनिक बल। अब अर्धसैनिक बल और सैनिक बलों में क्या अंतर है कि जो सैनिक हैं या सेना है, मिलिट्री है, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आ रही है, लेकिन सीएपीएफ और पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो गृह मंत्रालय के अधीन है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधीन आती हैं। और इनकी जो ट्रेनिंग का पार्ट है वो तो सेना के अधीन है, लेकिन जो इसको कंट्रोल करते हैं, इनके जो अधिकारीगण हैं, वो सिविल जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो करता है। जैसे कि आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विसेज के अधिकारी हैं, वो इनके
अधिकारी होते हैं जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, कोस्ट गार्ड, इसमें जो एनएसजी, इसमें आईपीएस अधिकारी होते हैं जो कि सिविल कंपटीशन को पास करके अधिकारी नियुक्त होते हैं। इनका मिलिट्री से कोई लेना देना नहीं होता है। तो इसीलिए पैरामिलिट्री फोर्स और सीएपीएफ में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है कई बार बीएसएफ को भी हम पैरामिलिट्री में डाल देते हैं और आसाम राइफल्स को भी उसमें डाल देते हैं, लेकिन मुख्यतः ये सीएपीएफ हैं जो कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं, जिसमें कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और एसएसबी शामिल हैं। जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी जो होते हैं इसमें वो प्रशासन की व्यवस्था करते हैं जो कि गृह मंत्रालय के अधीन होता है। और पैरामिलिट्री फोर्स में कोस्ट गार्ड, आसाम राइफल और एनएसजी कमांडोज जो है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स जो संस्था है, वो इसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस में आती है। पैरामिलिट्री फोर्सेस की खास बात है कि इनकी ट्रेनिंग का सारा दायित्व जो है वो सेना को होता है, लेकिन जो प्रशासन होता है वो इनका सिविल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा होता है। इंडियन पुलिस सर्विसेज जो हैं उनके द्वारा, या होम मिनिस्टर की जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर जो अधिकारी आते हैं उनके द्वारा किया जाता है। तो ये अंतर आपको स्पष्ट हो गया होगा कि मिलिट्री जो है वो एक ऐसा शब्द है जिसमें कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों सेनाएं आ जाती हैं। पैरामिलिट्री जिसको हम कहते हैं वो मिलिट्री से थोड़ा सा अलग है। और इसी बीच एक कैटेगरी है सीएपीएफ, उसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और एसएसबी शामिल हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती हैं। और पैरामिलिट्री जो होगी उसमें कोस्ट गार्ड, आसाम राइफल, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स और 2-3 और रेजिमेंट जो हैं वो इसमें आ जाती हैं। ये इनका कैटेगराइजेशन है। अब आए कि इनका काम क्या है। इनका काम क्या है, जैसे कि सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, जिनमें के बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और एसएसबी शामिल हैं। सबसे पहले देखते हैं बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बल है हमारे देश का जो कि भारतीय सीमाओं की रक्षा करता है और विशेष रूप पर पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो सीमाएं हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी बीएसएफ के ऊपर है, सीमा सुरक्षा बल के ऊपर है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के ऊपर है। ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है न सिर्फ पाक और भारत बांग्लादेश की, जो भारत इंडो पाक और इंडो बांग्लादेश सीमा है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, बल्कि इसके अलावा जब कहीं देश में दंगे हो जाएं या अशांति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है या टेररिज्म अटैक्स होते हैं तो ऐसी स्थिति में बीएसएफ कई बार इंटरनल सिक्योरिटी की ड्यूटी भी करती है। आंतरिक सुरक्षा में भी बीएसएफ बहुत बड़ा रोल निभाती है। तो बीएसएफ का काम क्या है कि इंडो पाक और इंडो बांग्लादेश बॉर्डर की सिक्योरिटी प्लस इंटरनल सिक्योरिटी, ये बीएसएफ का काम है। दूसरी है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ। सीआरपीएफ एक ऐसी फोर्स है जो पूरे भारत में सेंट्रल पुलिस है और पूरे भारत में जहाँ भी दंगा, टेररिज्म, आतंकवाद या आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी की बात आती है तो सबसे पहले सीआरपीएफ को याद किया जाता है। और ये सेंट्रल लेवल की पुलिस है, ये आतंकवाद से भी निपटने में माहिर है, नक्सलवाद से भी निपटती है और इंटरनल सिक्योरिटी भी करती है। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण जो संस्थान हैं, कई दफ़ा स्टेशंस पर, शहरों में, एयरपोर्ट्स पर भी इनकी सुरक्षा की ड्यूटी, बाहरी सुरक्षा की ड्यूटी सीआरपीएफ की होती है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तीसरी है आईटीबीपी, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इसका प्रमुख काम क्या है कि इसका प्रमुख काम है जो भारत तिब्बत सीमा है उस सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वो आईटीबीपी के ऊपर है। हालांकि कहीं चीन के साथ जो हमारी सीमा लगती है और जहां विवाद है, जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं, उन एरियाज़ में आईटीबीपी के साथ आर्मी भी सुरक्षा का दायित्व प्रदान कर रही है और कई बार आर्मी जो है उस सीमाओं की रक्षा कर रही है और वहाँ पर आर्मी भी डिप्लॉयड होती है। लेकिन सामान्यतः जो तिब्बत बॉर्डर पुलिस है वो भारत और तिब्बत की जो सीमा है वहाँ पर इसकी जिम्मेदारी है कि उनकी सीमाओं की सुरक्षा करना। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ, ये जो है इसका प्रमुख कार्य जो है जैसा कि इसके नाम में शामिल है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, भारत के जो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं बड़े बड़े और जो केंद्र सरकार के भी हैं और जो इसके अलावा जो बड़े संस्थान हैं जहां उद्योग हैं, बड़े बड़े औद्योगिक प्रदेश हैं,
केंद्र हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वो CISF पर होती है। ना सिर्फ बड़े बड़े औद्योगिक केंद्रों की जिम्मेदारी और बड़े बड़े जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं भारत में, उनकी जिम्मेदारी CISF पर है, बल्कि इसके साथ साथ कई महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन और महत्वपूर्ण एयरपोर्ट, हवाई अड्डे, उनकी जिम्मेदारी भी CISF के ऊपर ही आती है। तो आंतरिक भाग में जो बड़े बड़े संस्थान हैं, जो उद्योग हैं, जो फैक्ट्रीज़ हैं और जो रेलवे स्टेशन हैं, एयरपोर्ट्स हैं, अन्य जो महत्वपूर्ण एस्टेब्लिशमेंट संस्थान हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी CISF निर्वहन करती है। फिर आ जाए SSB, सशस्त्र सीमा बल। ये भी एक बड़ा प्रमुख सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का एक बल है। इसकी जिम्मेदारी नेपाल और भूटान की सीमा पर सुरक्षा करना और सीमा की देखरेख की जिम्मेदारी SSB की है, जो कि नेपाल और भूटान की सीमा पर तैनात है और वहाँ की सुरक्षा की जिम्मेदारी SSB की है। इसके अलावा SSB देश के विभिन्न भागों में भी इसके केंद्र हैं, जो ज़रूरत पड़ने पर कई बार IS ड्यूटी, इंटरनल सिक्योरिटी में भी कई बार इसका इस्तेमाल किया जा सकता है ज़रूरत पड़ने पर। तो आपको ये क्लियर हो गया है कि मिलिट्री में क्या है, कि मिलिट्री में तीनों सेनाएं आ गई हमारी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती हैं, वो एक अलग कैटेगरी है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के अधीन जो आती हैं, वो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में BSF, CRPF, ITBP, CISF और SSB शामिल हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेज में कोस्ट गार्ड, आसाम राइफल्स और NSG और अन्य जो सीमांत फोर्सेज हैं, वो फ्रंटियर फोर्सेज हैं, वो इसमें शामिल हैं। ये स्थानीय फोर्सेज होती हैं, इनकी ट्रेनिंग का काम जो है वो सारा का सारा आर्मी देखती है, परंतु एडमिनिस्ट्रेशन इसका सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से आए हुए अधिकारी देखते हैं। जैसे कि आपको पहले बता दिया कि IPS अधिकारी इसमें शामिल होते हैं कंट्रोल एंड कमांड में। तो ये आपका ये सेक्शन हो गया कि आर्मी, मिलिट्री, CISF में क्या फ़र्क है, उसके बारे में आपको जानकारी हासिल हो गई। अब हम देखते हैं आर्मी। जो महत्वपूर्ण चीज़ है आर्मी की, उसके बारे में हम लोग थोड़ी बहुत बात करते हैं। हम लोग नेवी और एयरफोर्स के बारे में भी अगली वीडियोज़ में बात करेंगे। फ़िलहाल हम लोग आर्मी पर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आर्मी, पहले ही हमने आपको बताया कि शुरुआती दिनों में प्रत्येक सेना को आर्मी कहा जाता था, लेकिन आजकल चूँकि हमारे पास जल सेना भी है, थल सेना भी है, तो हम जो आर्मी शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वो केवल लैंड बेस ब्रांच जो है आर्मी की, यानी कि थल सेना, थल पर आधारित जो सेना है, जो थल पर कार्य करती है, उस सेना के लिए, सेना की उस ब्रांच के लिए, उस शाखा के लिए आर्मी का इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप NCC स्टूडेंट हैं, तो अगर आप थल सेना से जुड़े हुए हैं तो आप कहेंगे कि मैं NCC आर्मी विंग में हूँ, यानी थल सेना हूँ। अगर आप एयरफोर्स से जुड़े हैं तो आप कहेंगे कि मैं NCC का आर्मी विंग, एयरफोर्स विंग से हूँ। और अगर आप नेवी से जुड़े हुए हैं तो आप कहेंगे कि मैं नेवी, NCC के नेवल विंग से हूँ। तो अलग अलग विंग होंगे। तो जो थल सेना है, जो थल सेना का विंग है वो आर्मी विंग है, यानी जो इन्फेंट्री है, इन्फेंट्री सेना के उस भाग को बोलते हैं जो पैदल सेना होती है, जो कि लड़ाकू दस्ता होता है सेना का, उसे इन्फेंट्री कहते हैं। वो आर्मी का ही एक भाग है। आर्मी के कई अन्य भाग भी होते हैं जो सपोर्टिंग सेवाएं होती हैं। आर्मी में इन्फेंट्री लड़ाकू दस्ता है, तो आर्मी में आर्टिलरी भी है। आर्टिलरी जैसे तोपखाना, यहाँ पर जो है मेडिकल कोर भी है, यहाँ पर इंजीनियरिंग कोर भी है, यहाँ सर्विस कोर भी है जो सेवाएं प्रदान करता है। तो आर्मी की कई शाखाएं होती हैं, उनमें से एक इन्फेंट्री है जो केवल लड़ाकू दस्ता है, उसका काम लड़ना है, हमला करना है, डिफेंस करना है, उसे इन्फेंट्री कहते हैं, पैदल सेना कहते हैं, लड़ाकू सेना कहते हैं। तो आर्मी की आगे कई ब्रांच है, लेकिन हम जो है जनरल आर्मी की बात कर रहे हैं। तो आर्मी क्या है? आर्मी उसे कहेंगे जो लैंड ब्रांच बेस है, जो लैंड बेस ब्रांच है, यानी कि थल पर आधारित सेना है। इसमें जो सबसे ऊंचा रैंक होता है जनरल का होता है। जनरल जो होता है वो थल सेना का सबसे उच्च अधिकारी होता है, जिसे आप COAS भी कहते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी कहा जाता है। इसके आगे जो नया पोस्ट क्रिएट हुआ है वो है CDS। आपको कल ही बताया था कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, पुरानी वीडियो में देखा था, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एक नई पोस्ट बनी है। और पहला जो भारत का CDS है वो CDS विपिन रावत साहब है, जो कि पहले CDS हैं। उसके बाद फील्ड मार्शल, जो कि सर्वोच्च पोस्ट आती है।
फील्ड मार्शल सभी को नहीं बनाया जाता है। अति विशिष्ट सेवाएं जिनको जो प्रदान करते हैं सेना को, उन्हें फील्ड मार्शल की उपाधि दी जाती है। आज तक 2 ही फील्ड मार्शल हुए हैं, जनरल करिप्पा और जनरल मानेकशॉ, इन्हीं को फील्ड मार्शल की उपाधियाँ दी गई हैं। ये 5 स्टार इनके रैंक होते हैं। 5 स्टार का मतलब इनका जो कॉलर होगा उसमें 5 तारे लगे होते हैं। इसी प्रकार से जो जनरल होता है 4 स्टार होता है, उसके बाद 3 स्टार, 2 स्टार और 1 स्टार अधिकारी भी आते हैं। तो ये जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और आपका फील्ड मार्शल आ गया। अब हम आर्मी की स्ट्रक्चर की बात करें। हाँ, आर्मी की स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। आर्मी की अगर आप स्ट्रक्चर की बात करते हो तो यहाँ हमने आर्मी को 7 कमांडों में बांटा हुआ है। 7 कमांडों में आर्मी बटी हुई है, अलग अलग इसमें अलग अलग कमांड्स हैं। और कमांड क्या होती है आप इससे समझ सकते हैं कि एक कमांड में 2 या 3 क्रॉप्स होते हैं और उनको लीड कौन करता है? लेफ्टिनेंट जनरल। उनका अधिकारी होगा वो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का अधिकारी इनको लीड करेगा कमांड को। उसके बाद क्रॉप्स आ जाओ। एक क्रॉप में लगभग 3 या 4 डिवीज़न होती हैं और इन्हें भी लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का अधिकारी कमांड करता है। फिर डिवीज़न पे आ जाओ। एक डिवीज़न में 3 से 4 ब्रिगेड होती हैं जिन्हें के मेजर जनरल रैंक का अधिकारी कमांड करता है। और उसके बाद ब्रिगेड आ जाओ। एक ब्रिगेड में 3 से 4 बटालियंस होती हैं और ब्रिगेड को कमांड करने वाले अधिकारी को हम ब्रिगेडियर के नाम से जानते हैं। फिर बटालियन में आ जाओ। बटालियन जो है उसमें 4-5 राइफल कंपनीज़ होती हैं और 1-2 हेडक्वार्टर कंपनीज़ भी होती हैं। इनका अधिकारी कर्नल होता है। कर्नल अपनी एक बटालियन को कंट्रोल करता है और उस बटालियन की समस्त जिम्मेदारी उस कर्नल पर होती है। उसके बाद आ जाओ कंपनी। कंपनी जो है उसमें 3 प्लाटून होती हैं। एक कंपनी में 3 प्लाटून होती हैं और कंपनी को कंट्रोल करने का अधिकारी जो है वो मेजर होता है। मेजर जो है वो एक कंपनी को कंट्रोल करता है। इसमें 3 प्लाटून होती हैं। प्लाटून क्या होती है? प्लाटून में 3 सेक्शन होते हैं। 3 सेक्शन इसको कंट्रोल करता है जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर। और आर्मी में सबसे छोटी जो इकाई होती है वो होती है सेक्शन। एक सेक्शन में 10 आदमी होते हैं और इन 10 आदमियों को कंट्रोल करता है हवलदार रैंक का आदमी। यानी सबसे छोटा सेक्शन, सेक्शन के बाद प्लाटून, प्लाटून के बाद कंपनी, कंपनी के बाद बटालियन, फिर ब्रिगेड, डिवीज़न, क्रॉप्स और कमांड। इस तरह से चलता है। अगर आर्मी के बारे में आपसे 2-3 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं कि आर्मी में सर्वोच्च पुरस्कार कौन से हैं, तो आप बता सकते हैं कि युद्ध के समय में परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र प्रदान किए जाते हैं युद्ध में अदम्य बहादुरी दिखाने के लिए। और शांति काल में अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र प्रदान किए जाते हैं। तो ये तो अवार्ड्स हैं जो आर्मी में दिए जा सकते हैं। अगर परमवीर चक्र के बारे में आपसे पूछते हैं तो आज तक 21 परमवीर चक्र टोटल दिए गए हैं। उनमें से 20 आर्मी को मिले हैं और केवल एक ही परमवीर चक्र जो है वो एयरफोर्स के हिस्से में आया है, जो कि निर्मल जीत सिंह सेखों को मिला था 1971 की लड़ाई में। और 20 जो है अवार्ड वो आर्मी को गए हैं। पहला जो परमवीर चक्र पूछा जा सकता है किसको मिला है, वो मेजर सोमनाथ शर्मा को पहला परमवीर चक्र गया था। और आखिरी परमवीर चक्र जो अभी मिला है कारगिल वार में, वो मिला है कैप्टन विक्रम बत्रा को। तो ये हमारी आर्मी की मोटी मोटी जानकारी है। फिर किसी अगली वीडियो में हम आर्मी के दूसरी हिस्से की जानकारी के साथ आपके बीच आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।